भारत का इतिहास। देखिए, इस टॉपिक में हम आपको ना भारत का इतिहास के बारे में समझाएंगे। अब पहले समझिए इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी वर्ड या किसी भी शब्द को खंडित करिएगा, तोड़िएगा ना, तो उसका अर्थ अपने आप निकल आते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, इतिहास यानी इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ, हास मतलब कहानी, यानी कहने की मतलब जो बीती हुई कहानियां होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी भारत में क्या बीता हुआ है, क्या हुआ है, उसी को हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, यहाँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। अब यहाँ का शब्द आया उपमहाद्वीप। मेन है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ज़्यादातर लड़के समझ नहीं पाते हैं ना कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, हम हर टॉपिक आपको क्लियर करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। अब इसमें क्या है, उपमहाद्वीप। अब देखिए, मान लीजिए कोई तालाब या नदिये पकड़ लीजिए, कोई नदी हुआ, उसमें कहीं से मिट्टी आई, बीच में जम गया, वह मिट्टी एकत्रित हो गया और उस पर रहने लायक जगह बन गया, उसी को क्या कहेंगे, उपमहाद्वीप। यानी कहने का मतलब कि कोई ऊंचा जगह है और उसके चारों तरफ से ना पानी है, उसी को क्या कहेंगे, उपमहाद्वीप कहेंगे। उसी उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से हर टॉपिक को समझिएगा, तभी समझ में आएगा। ये देखिए, जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। देखो, अलग अलग जब धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, अलग अलग जब वेद पढ़िएगा ना, तो उसमें भारतवर्ष को अलग एक कहानी से बोधित किया जाएगा। कोई कहेगा ये भारतवर्ष है, तो कोई कहेगा ये भारत की संतानें हैं। अब देखिए, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। यानी कहने का मतलब कि एक बस्ती थी, वो बस्ती कोई व्यक्ति बसा दिया और वो व्यक्ति अपने नाम से ही उसको रख दिया। बुक में देखे होंगे कि कोई चीज़ें खोजित कर देते हैं, कुछ लोग कुछ प्रयोग कर देते हैं और वे अपने नाम से ही रख देते हैं। तो उसी तरह एक मान लीजिए भरत नाम के व्यक्ति था, वो एक बस्ती बसाया, उसी बस्ती को अपने नाम से ही रख दिया। अब यहाँ से देखिए, क्या कहा, नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कहने का मतलब इसका उल्लेख अलग अलग धर्म ग्रंथों में ही प्राप्त होता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। वो छोटा कबीला बढ़ा तो वो जब वे वहाँ लोगे बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेंगी, तो वे एक विशाल रूप लेगा, तो विशाल उसका प्रयोग होगा। अब देखिए, प्राचीन, ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू अर्थात जम्बू वृक्ष का द्वीप, देखिए जम्बू वृक्ष का द्वीप कहते थे। अब यहाँ से कहने का मतलब वो जम्बू के नाम से ही ज्ञात था। यहाँ से मेन टॉपिक है। अब यहाँ प्राचीनी ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। देखो, यहाँ से मतलब है प्राचीन ईरानी, प्राचीन का मतलब पुराना ईरानी, इसे सिंध नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसके सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरबी इसे हिंदे कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फिर फारसी शब्द हिंदू से बनते हैं और यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया
कहने लगे, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन लोग आए, ईरानी आए, अलग अलग से कहने का मतलब अलग अलग लोग आए और उस बस्ती को देखे जो भरत बसाए थे, उस बस्ती को देखे तो वो अपने हिसाब से उसका नाम रखने लगे। अब उसी नदी के, उसी बस्ती के जरी ही एक नदी थी जिसे सिंधु नदी कहे जाने लगी। उसी सिंधु के नाम से ही इंडिया पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, उसी के नाम से पड़ा। अब ये देखिए, अभी विंध्य की पर्वत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। मेन टॉपिक है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। यानी कहने का मतलब है ये विंध्य की पर्वत श्रृंखला थी, वे दो भागों में बांट दी भारत को, एक उत्तरी और एक दक्षिण में, और उनमें अलग अलग भाषाएं बोले जाने लगे। आपको क्या है मेन देखो, इसमें आपको क्या समझना था, भारतवर्ष क्यों नाम पड़ा, क्यों इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। कहने का मतलब है कि भारतवर्ष लोग अलग अलग तरह से देश में घूमने आए, उस कबीले के नाम को देखे और उसी को अपने हिसाब से उसका नाम रख दिए। समझ गए? टॉपिक को समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अधिक